नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको खबर गोपालगंज से बताते हैं, जहां पर बीच सड़क पर दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि इस पूरे मारपीट में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और वीडियो में युवक अपने दुकान पर बैठा हुआ नजर आ रहा है, जहां पर करीब 8 से 10 लोग उसकी पिटाई कर रहे हैं। पिट रहे युवक की पहचान अहमद अली के रूप में हुई है, जो मिश्रौली गांव का निवासी है। युवक की पिटाई कर रहे लोग जैतपुरा गांव के निवासी हैं। घटना का मुख्य कारण आपसी रंजिश को बताया गया है। मारपीट में जख्मी लोगों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में फिलहाल भर्ती कर दिया गया है और मामले में फिलहाल पुलिस ने अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है, लेकिन 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरुआत पुलिस ने कर दी है। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बीच सड़क पर ही दो गुटों के बीच मारपीट शुरू हो गई और इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और देखिए, गोपालगंज में चोरी की वारदात अब लगातार सामने आ रही है। पुलिस की संजीदगी भी यहां पर दिखती है, लेकिन उसके बावजूद भी चोर जो है वो खुलेआम चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर बाइक चोर जो है वो सक्रिय हो चुका है और नगर थाना क्षेत्र से एक दिन में करीब 3 बाइक की चोरी कर ली गई। स्थानीय लोग चोरी की घटनाओं से काफी परेशान हैं। उन लोगों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। हालांकि चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है और अब इसी फुटेज के आधार पर पुलिस बाइक चोरों की तलाश में जुट गई है। दिन दहाड़े हो रही बाइक चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोगों में पुलिस के खिलाफ आक्रोश है और लगातार पुलिस जो है वो सवालों के घेरे में है। और खबर आपको बताते हैं वैशाली से, जहां के कृष्णागढ़ गांव में एक घर में पेट्रोल और डीजल नकली तौर पर बनाया जा रहा था और इसका खुलासा पुलिस ने किया है। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस ने किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। तो नकली पेट्रोल डीजल बनाने का यहां पर खुलासा हुआ है। 1200 लीटर केरोसिन यहां पर पुलिस ने जब्त किया है। इसके अलावा देखिए 800 लीटर पेट्रोल भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी विकास कुमार ने भारी मात्रा में केरोसिन, पेट्रोल और डीजल का भंडारण किया था। समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई कर, नहीं तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि मामले में किसी की गिरफ्तारी अभी तक पुलिस की ओर से नहीं की गई है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सब 40 हुआ है, 10 बचा हुआ है। और देखिए, बिहार में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि जो रफ्तार है वो बहुत धीमी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी संजीदगी बहुत जरूरी है। आपको बताते चले कि बिहार में कोरोना के केसेस अब धीरे धीरे ही सही लेकिन मिलने लगे हैं। कुल यहाँ पर 8 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं अगर आज की हम बात करें तो, और इसके अलावा हर दिन पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। आपको बताते चले कि यहाँ पर जो लोग वैक्सीनेशन से अभी तक अछूते हैं, जरूरी है कि वो लोग वैक्सीनेशन लें। जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लिया है वो लोग भी बूस्टर डोज लें और इस खतरे को हम ही कम कर सकते हैं। शर्त यही है कि हम सावधानी बरतें। अगर हम और आप सावधान रहते हैं तो हम और आप सुरक्षित भी रहेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो स्थिति बिगड़ते देर नहीं लगेगी। और देखिए, बीते 5 दिनों का ये हम आपको ग्राफ बता रहे हैं, जहां पर 7 मई और लगातार देखिए न्यूज़ 18 भी अपील कर रहा है कि जिन्होंने अब तक बूस्टर डोज नहीं लिया है वो बूस्टर डोज ले लें। जिन्होंने अब तक अपने बच्चों को वैक्सीन नहीं दिलवाई है वो अपने बच्चों को वैक्सीन दिलवाएं। इसके अलावा मास्क का जरूर प्रयोग करें और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करें। इन सभी जो
प्रोटोकॉल है उसका पालन करके ही हम कोरोना को मात दे सकते हैं। तो न्यूज़ 18 आपसे लगातार अपील कर रहा है कि भले ही कोरोना की रफ्तार जो है वो अभी धीमी है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सावधानी बरतें। जो भी प्रोटोकॉल सरकार की ओर से आपको दिए गए हैं उन प्रोटोकॉल का पालन करें ताकि आप खुद को और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। और खबर आपको बताते हैं सीवान से, जहां पर HIV पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि यहां पर अगर हम एक साल के आंकड़ों पर गौर करें तो यहां काफ़ी संख्या में मरीज मिले हैं और इन मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक 314 पॉजिटिव मरीज का पंजीकरण हुआ। वहीं पिछले साल के मुकाबले मौत के आंकड़ों में भी वृद्धि देखने को मिल रही है। एक साल के अंदर करीब 40 मरीजों की मौत HIV से हुई, जिसमें से सबसे अधिक संख्या महिलाओं की है। लेकिन यहां पर हैरानी वाली बात यह है कि सदर अस्पताल के HIV विभाग में डॉक्टर की तैनाती नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों का जो इलाज है वो नहीं हो पा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर की कमी का लगातार हवाला दे रहे हैं और इस वजह से मरीजों की परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। में हमारे यहाँ एक ART सेंटर है दैनिक, उसमें अनेकों लोग आते हैं दवाइयों के लिए। डॉक्टर साहब जो हमारे होते थे वो रिज़ाइन कर दिए हैं। विज्ञापन निकला है तो चिकित्सक की उपलब्धि होनी चाहिए, जो आज नहीं है, अन्य कोई देख लेते हैं। सीवान जिले में अगर एड्स की आंकड़ा देखा जाए तो पिछले साल की अपेक्षा बढ़ोतरी हुई है। वहीं मृत्यु दर भी सीवान में बढ़ा है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम एड्स विभाग ऑफिस से यहाँ मौजूद है। आप देख सकते हैं यही विभाग है जहाँ लोग आते हैं और जांच कराते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ART केंद्र सदर अस्पताल यहाँ पे है। लेकिन विडम्बना यह है कि यहाँ इस सदर अस्पताल में जो एड्स के एक डॉक्टर होने चाहिए वो थोड़ी देर पहले छोड़कर चले गए हैं। लेकिन डॉक्टर नहीं होने से कहीं ना कहीं एड्स को लेकर लोगों को परेशानी हो रही है। और बड़ी खबर आपको रामगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 छात्रों की मौत हो गई है। आपको बताते चले कि नहाने के दौरान ये तीनों छात्र नदी में डूब गए और इसकी वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। तो रामगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां पर रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 छात्रों की मौत हो गई। मुरबंदा तालाब में नहाने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। रजरप्पा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है और तालाब के पास हजारों लोगों की भीड़ इस वक्त जुटी हुई है। गोताखोरों की सहायता से शव जो हैं वो निकाल लिए गए हैं और पोस्टमार्टम के लिए शवों को सदर अस्पताल भेज दिया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर तालाब के पास देखिए कितने लोगों की भीड़ यहां पर जुटी हुई है और गोताखोरों की मदद से फिलहाल जो है वो शव को निकाल लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए सभी शवों को सदर अस्पताल में भेज दिया गया है। तो ये बड़ी खबर रामगढ़ से, जहां पर रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्रों की मौत नदी में डूबने की वजह से हो गई। तो ये तस्वीरें देखिए आप, जहां पर मुरबंदा तालाब में नहाने के दौरान ये 3 छात्र डूब गए और तालाब के पास हजारों लोगों की भीड़ यहां पर जुटी हुई है और पोस्टमार्टम के लिए हालांकि शव को भेज दिया गया है। गोताखोरों की मदद से शव को निकाला गया। और देखिए बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। आपको बताते चले कि इस आधार पर कई जिलों के DM जो हैं वो बदले गए हैं, कई जिलों के SP बदले गए हैं और बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल बिहार में जो है वो देखने को मिल रहा है। हाजीपुर की अगर बात करें तो 13 जिलों के नए DM बने हैं। यहाँ पर नवादा में उदिता सिंह नई DM बनी है। इसके अलावा देखिए बेगूसराय में रोशन कुशवाहा जो हैं वो नए DM के तौर पर बने हैं। इसके अलावा किशनगंज की अगर बात करें तो श्रीकांत शास्त्री जो हैं वो नए DM चुने गए हैं। इसके अलावा मधुबनी में अरविंद कुमार वर्मा नए DM बने हैं। वहीं अररिया में इनायत खान नए DM के तौर पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और वहीं भोजपुर की अगर बात करें तो राजकुमार जो हैं वो नए DM के तौर पर बने हैं।
और शिवहर से देखिए मुकुल कुमार गुप्ता जो है वो नए डीएम के तौर पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। और देखिए ये आईएएस और आईपीएस की जो लिस्ट वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मधुबनी में सुशील कुमार जो हैं वो नए एसपी बने हैं। 5 जिलों में नए एसपी का तबादला हुआ है। वहीं लखीसराय में पंकज कुमार जो हैं वो नए एसपी बने हैं। इसके अलावा देखिए नवादा में गौरव मंगला नए एसपी के तौर पर उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। वहीं अरवल में हिमांशु शंकर द्विवेदी नए एसपी के तौर पर उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। वहीं बांका में सत्य प्रकाश नए एसपी के तौर पर अपने पद पर तैनात हैं। और आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं अररिया से, जहां पर 1940 में एक मकान बना था जो अपने पुरखों की याद दिलाता है। इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो पुरखों के जमाने की रखी हुई हैं और जो अपने पुरखों की याद आज तक दिलाते आ रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। बयालीस सालों से एक घर पुरखों का मान सम्मान और ना जाने कितनी अनगिनत यादें संजोए हैं। अररिया का शिव निकेतन, जिसे लोग लल्लू बाबू के मकान के नाम से भी जानते हैं, ये मकान 1940 में बनाया गया था। कभी यहाँ जन कवि बाबा नागार्जुन और फणीश्वर नाथ रेणु का ठहराव भी होता था। ये घर आज भी अपनी सुंदरता और अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। इस घर को मेंटेन करने में यहाँ की महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। ये 1940 का बना हुआ मकान आज इससे मकान से निकला हुआ छठा जनरेशन पूरे दुनिया में फैला हुआ है और इस मकान को बचाए रखने के लिए, अब तक अच्छी स्थिति में रखने के लिए हम लोग हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं। सबसे बड़ा योगदान हमारी सास का है, जो उन्हीं के राहों पर चलते हुए हम लोगों ने भी इस घर को सजा संवार कर रखा है और उसी के हिसाब पर से किया है सब। मकान की सबसे खास बात यह है कि ऊर्जा को बचाने के लिए सोलर एनर्जी का प्रयोग पूरे मकान में किया जाता है। एक देसी पावर प्रोजेक्ट वो लोग चलाते हैं, जो कि गोबर से, कचरा से सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली उत्पादन करते हैं। यह उनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो बाहरवाड़ी में उनका चलता है। इसलिए वो मतलब जब 2017 के बाढ़ में पूरे शहर में कहीं बिजली नहीं थी, लेकिन उनके घर में फिर भी बिजली थी। तो यह इन लोगों का आपसी यह खोज है, यह बहुत ही सुंदर पहल है। शहर की युवा पीढ़ी का भी मानना है कि अररिया का यह एंटिक मकान सभी को यह सीख देता है, हमें अपने पुरखों की धरोहर और संस्कृति को बचाए रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को सुंदर और बीते हुए कल की सुनहरी झलक देख सके। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। और देखिए किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में जो बालू माफिया हैं वो धड़ल्ले से बालू की तस्करी कर रहे हैं। ग्रामीणों का इस पर कहना है कि बालू माफियाओं की शिकायत लगातार प्रशासन से की गई, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाता है। आपको बताते चले कि यहाँ पर बालू माफिया काफी सक्रिय हैं और बालू माफियाओं के सक्रिय होने की वजह से यहाँ पर लोग जो हैं वो बाढ़ की संकट भी झेलने को मजबूर हैं। लगातार शिकायत की गई प्रशासन से, लेकिन उसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की जाती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो बेहद परेशान हैं। पास के आदिवासी गांव के लोग बाढ़ की आशंका से भी घिरे हैं। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि कई बार इसकी लिखित शिकायत खनन विभाग से की जा चुकी है, पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। बालू माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन करने में जुटे हुए हैं। दिक्कत तो बहुत होगा, अभी तो नहीं होगा। तो बाढ़ उड़ाने से तो पूरा देख ही रहे हैं कैसा खुदाई हो गया है, पूरा अंदर गहरा हो गया है। मांग तो यही करेंगे कि हम लोग का तो ऐसा हो गया, हम तो बाढ़ उड़ाने से तो हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगा। वो तो हो गया। मैं तो अभी दूसरी साइड पे आकर लाया था, पूरा पता तो मेरे को भी नहीं है। तो ये ओवरलोड भी काफ़ी रहता है गाड़ी में आप लोग का, तो कुछ निर्देश नहीं रहता ओवरलोड को नहीं चलाना है?
ओवरलोड नहीं चलाना, इसका निर्देश नहीं रहता आप लोगों का? ओवरलोड कौन लेके जाता है? आपका गाड़ी में काफी ओवरलोड रहता है आप लोग का? ना कोई कभी तो कोई हो जाता है, पता नहीं। ऊपर तक नहीं रहता है? नहीं। माइनिंग पदाधिकारी जो है, जिला पदाधिकारी, उन तक भी पहुंचा दिया गया है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन जो अंचल पदाधिकारी है उसको भी दिया गया है, लिखित आवेदन दिया गया है। सभी पदाधिकारियों को आवेदन देने के बावजूद भी यहाँ पर कोई भी काम जो है नियम के तहत नहीं हो रही है। और देखिए, भागलपुर के मायागंज अस्पताल में नाइट शेल्टर होम बनकर तैयार है। आपको बताते चले कि ये नाइट शेल्टर होम करीब 5 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसमें 100 से ऊपर जो कमरे हैं वो उपलब्ध हैं, बेड जो हैं वो उपलब्ध हैं। और इसकी वजह से जो लोग बिना घर के हैं उन्हें एक तरह से एक सुविधा हो गई है। 103 बेड का ये नाइट शेल्टर होम है, जहां पार्किंग के साथ 24 घंटे मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही कैंटीन की सुविधा भी यहां पर है। शेल्टर होम का जायजा लिया हमारे सहयोगी विकास कुमार सिंह ने। इसमें 25 गाड़ियाँ 4 व्हीलर और 75 जो है बाइक्स इस यहाँ पर आराम से लग सकता है। और इसके अंदर एक 2 डॉर्मेट्री का प्रोविज़न किया गया है फर्स्ट फ्लोर पर, और 11 रूम की भी व्यवस्था है जिसमें आसानी से लोग आके इसमें ठहर सकते हैं। तो वैसे सीरियस मरीज जो यहाँ भर्ती होते हैं तो उनके जो स्वजन है, परिजन है, उनको ठहरने के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो उस हिसाब से ये शेल्टर हम जो है बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और लोग वहाँ ठहर पाएंगे। और शेल्टर होम की व्यवस्था की जाएगी किस ढंग से ये चले, ताकि उसका साफ सफाई और मेंटेनेंस जो है वो सब नियमित रूप से हो सके। अब भागलपुर के मायागंज अस्पताल में इलाज करने आए मरीज के परिजनों को अब ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि भागलपुर में नाइट शेल्टर होम का जो है निर्माण कराया गया है। करोड़ों की लागत से जो है ये शेल्टर होम, नाइट शेल्टर होम का जो है निर्माण कराया गया है, जिसकी जो है शुरुआत हो गई है। अब जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो मायागंज अस्पताल में जो मरीज इलाजरत हैं और जो उनके परिजन हैं वो अब यहाँ पर आकर रात्रि विश्राम कर सकेंगे और यहाँ पर उनको जो है बेहतर सुविधा देने की जो है कोशिश की गई है। यहाँ के जो कर्मी हैं, यहाँ के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरह की जो है व्यवस्थाएं मरीज के परिजनों को दी जाएगी। कितने के बेड का जो है यहाँ पर व्यवस्था है? नाइट शेल्टर में 103 बेड का व्यवस्था है एंड और 30 रूम है और इसमें मेडिकल शॉप है, डाइनिंग स्पेस भी है, सब हर चीज़ का सुविधाएँ उपलब्ध है। किसी तरह की परेशानी नहीं होगी परिजन को। और यहाँ पे रहने का, खाने पीने की व्यवस्था सब अच्छी तरह से रहेगा और पार्किंग भी सही सुविधा है, सब कुछ, और कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। थैंक यू। देखिए, पहले जो है मायागंज अस्पताल में जो मरीज इलाज कराने के लिए आते थे और उनके साथ जो परिजन आते थे, उनको कहीं ना कहीं बाहर जो है रात्रि विश्राम करना होता था और कहीं ना कहीं एक पार्किंग को लेकर भी बड़ी समस्या थी। तो अब जो है नाइट शेल्टर होम की जो है व्यवस्था की गई है, निर्माण कराया गया है। यहाँ पर बेहतर पार्किंग के साथ जो है मरीज के परिजनों को बेहतर सुविधा देने की कोशिश की गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। और अब आपको खबर दिखाते हैं मधुबनी से, जहां के फुलपरास प्रखंड की ग्रामीण इलाकों की महिलाएं नींबू बेचकर स्वावलंबी बन रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं और अच्छी खासी आमदनी कमा रही हैं। आपको बताते चले कि इन महिलाओं के घर या फिर बाड़ी में नींबू के पेड़ हैं और इन्हीं पेड़ों की मदद से वो नींबू जो है वो बेचती हैं और अच्छी खासी आमदनी उनको हो रही है। इलाके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित रंजन ने। नींबू का पेड़ इन दिनों ग्रामीण महिलाओं के लिए किसी एटीएम की तरह है। महिलाएं कहती हैं, जो गांव में महिलाएं कहती हैं कि हमारे पास यहाँ अपने आंगन में ही एटीएम है, क्योंकि नींबू अभी बाज़ार में इतना ज़्यादा महंगा मिल रहा है। और जिनके पास अभी नींबू का पेड़ है और यहाँ पेड़ पूरा इनका जो ये पेड़ आप देख सकते हैं कि नींबू से लदा हुआ है। तो यहाँ आंगन में जो अभी मैं यहाँ फुलपरास प्रखंड के घुसकी पट्टी गाँव में हूँ, यहाँ जो हर घर में लगभग जो बाड़ी होता है, हर बाड़ी में 5-6 नींबू का पेड़ है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ ये पूरा सारा पेड़ नींबू से लदा हुआ है। और यहाँ जो महिलाएं हैं, इनका कहना है कि जो आम जो ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी हो, कोई भी काम हो घर में, तो अभी इनको अपने घर में अपने पति से या हस्बैंड से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये यहाँ अपने बाड़ी से नींबू का फल तोड़ती हैं और वो मार्केट में अभी बताया जा रहा है कि 8 से 10 रुपये ये गांव में ही ये आराम से बिक जाता है। तो ऐसे में इन लोगों का कहना है कि ये हमारा एटीएम है, जब मन करता है, जब जरूरत होता है। ना की नाम भले यहाँ के? अमृता कुमारी।
रीता जी जना अहाँ सब जना एठाम नींबू देखे छी बढ़िया फरल छै, अखन की बहुत फायदा फरल छै सर। अखन हमरा सबके नींबू जे छै 60 से 10 रुपए बिकाय छै। हमरा सबके एगो नींबू जी एगो नींबू तो हम सब गाँवे पर बेच ले छियै, हटिया जाए के जरूरत नहीं पड़े छै। हटिया तो और महंगा बिकाय छै। तो ये बुझे ने एटीएम छियै, हम से निकाल तोड़ू आ बेचू तो अहाँ के हाथ में पैसा भेल तो एटीएम में नहीं छियै हमरा सबके। एटीएम में छियै सबके हमरा 5000 4000 एगो गाछ पर भ जाइए फायदा। तब एक पेड़ एगो नींबू के गाछ पर 4-5 हजार के भ जाइए फायदा हमरा सबके। कते नींबू लगौने छी अहाँ? नींबू हम 15टा गाछ लगौने छी। तो मतलब बढ़िया हाँ आमदनी में एहिमे हमरा कुछ लगबो न करिए, खाली जेड़ में कनी पानी कहियो कनी खुरपी लगा कमा देलो, गोबर वाला खाद उ धो देलो। यहाँ जो फुलपरास प्रखंड में जो नींबू का पेड़ जिनके पास है, जो महिलाएं खुश हैं और इनका कहना है कि जो अभी जो घर का कोई भी ज़रूरत हो, अभी शादी ब्याह का भी सीज़न है या जो कुछ भी है, अभी घर में अगर कोई सामान लेना होता है कुछ होता है तो यहाँ अपने घर से मैं हस्बैंड से या अपने पति से या गार्जियन से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनके पास एक एटीएम इनके बाड़ी में है नींबू के पेड़ के रूप में, जहाँ से तुरंत टटकी आमदनी हो जाता है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। और देखिए आज मदर्स डे के मौके पर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से तेज प्रताप यादव जनशक्ति रैली निकालने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि इस रैली के दौरान तेज प्रताप यादव मातृशक्ति को लेकर संवाद करेंगे, लेकिन इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां पर बीजेपी ने इस पूरी यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि पहले तेज प्रताप यादव महिलाओं का सम्मान करना सीखें और उसके बाद मातृशक्ति को लेकर यात्रा निकाले। इस पर आरजेडी और कांग्रेस ने भी पलटवार किया है, वो भी आपको सुनाते हैं। जो व्यक्ति महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते हैं, जो अपने घर में अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, वैसे व्यक्ति को महिला सशक्तिकरण पर बोलने का अधिकार नहीं है। एक बार उनको पुनः जो है पुनर्विचार करना चाहिए कि हम महिला सशक्तिकरण समाज और घर के सारे महिलाओं की प्रतिष्ठा को दे करके ही कर सकते हैं। इसलिए एक बार तेज प्रताप जी को पुनः मूल्यांकन और विचार करना चाहिए। महिलाओं को सम्मान देने की बात हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल ने आज तक महिलाओं को कितना सम्मान दिया है? क्या कुछ हुआ था ऐश्वर्या जी के साथ? किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इन परिस्थितियों में जब इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन की बात होती है तो थोड़ा अटपटा सा लगता है। खैर, दोनों भाइयों के बीच यह नूरा कुश्ती चरम पर है। आने वाले समय में इनका कुनबा पूरी तरीके से बिखरने वाला है। इस पर कोई भी राजनीति ओछी लगती है। इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माँ का स्थान तो सर्वोच्च है, उसका स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता है, चाहे वो कोई भी दल हो या कोई भी व्यक्ति हो। कम से कम इस माँ की मर्यादा को तो छोड़ देना चाहिए। उस पर कोई राजनीति होना कहीं से भी लाजमी नहीं है। मदर्स डे के दिन अगर कोई कार्यक्रम होता है तो ये अच्छी बात है। मातृत्व शक्ति के बारे में भला कौन नहीं जानता है, और बिना माँ के आशीर्वाद के तो कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। और अगर मदर्स डे के दिन, मातृत्व दिवस के दिन कोई कार्यक्रम आयोजित है और उसकी शुरुआत है, तो ये समझते हैं हम कि इससे अच्छा कोई और दिन नहीं हो सकता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।